Hello students, today we will continue with the same chapter, that is chapter 1, Resources and Development. In the previous class we have studied about the different criteria which are required for a thing to become a resource and the classification of resources on the basis of their origin, exhaustibility, ownership and the status of development. And in today's class we are going to study about the resource development and the sustainable development of the resources. Then we will study about the Earth Summit Agenda 21, then planning of resources and their conservation. Then we will study about the most important resource, that is land and its usage. Then about the land degradation, how we are degrading our land. And at the end we will study about the controls or the measures which must be taken to stop land degradation. So let's get started. Now the question is, what is resource development? अब ये term है resource development. resource हमें ये पता चल चुका है कि कोई भी चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है, दैट इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. इट हैज़ सम वैल्यू, सम कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट. और कॉस्ट कैसे है? जब वो तीनों क्राइटेरियाज जो कि इसके लिए बने हुए हैं किसी पर्टिकुलर थिंग को रिसोर्स बनने के लिए, वो जब वो उसको सेटिस्फाई करती है तब वो कॉस्ट उसके साथ एसोसिएट होती है. एंड देन डेवलपमेंट मीन्स टू ग्रो, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है. सो फाइनली वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मिंग रॉ रिसोर्सेज इनटू द पॉलिश रिसोर्सेज इज कॉल्ड रिसोर्स डेवलपमेंट. अब रिसोर्स जो है हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड ऑल्सो रिसोर्सेज मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. अब ये हमारी लाइफ क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करते हैं? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दिस. इंटरनेट इज़ अ रिसोर्स. इंटरनेट फैसिलिटी है ना. कुछ सालों पहले ये इंटरनेट फैसिलिटी इतनी ज़्यादा जो है फैली हुई नहीं थी. हर कोई इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पा रहा था. और आज हर मोबाइल में, हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है और मोबाइल के बेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग. इंटरनेट का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं थ्रू आर लाइक ऑनलाइन सर्विसेज. अब आपकी एजुकेशन देखो, ये भी आप अपने इसमें फ़ोन में ही देख रहे होगे, या आपके यहाँ ब्रॉडबैंड लगा है तो आप लोग मोबाइल में या अपने टीवी पे कास्ट कर रहे होगे. फिर आप अब देखो बुकिंग है आपके घर के जो है हाउस होल्ड आइटम्स की, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, सिलेंडर बुकिंग कर सकते हो. सो ये सारी फैसिलिटी जो है ये एक रिसोर्स है. इसने हमारी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड कर दिया, बेहतर बना दिया. पहले ये सब नहीं था, हमें जाना पड़ता था, हर चीज़ देखनी पड़ती थी. अब आप हर चीज़ जो है अपने मोबाइल से मैक्सिमम वर्क जो है यहाँ से कर सकते. इवन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जो बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हम आजकल मोबाइल से कर लेते हैं, जो कि काफ़ी हैंडी है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन आवर पॉकेट ओनली. सो इट इज़ अ रिसोर्स. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. अब लैंड है, एक ज़मीन के टुकड़े की बात करते हैं. क्या कोई किसान उस पर डायरेक्ट बीज डाल दे तो क्या वो उसकी खेती हो जाएगी, वहाँ फसल उगाएगी अच्छी सी जैसी वो चाहता है, या फसल उगेगी भी कि नहीं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसान को पहले ही हैज़ टू क्लियर दैट लैंड, he has to plow that land, और further he has to move with the processes कि उसको कैसे उसमें प्लॉ करने के बाद में कैसे बीज डालना है, प्रॉपर उसको जो है उसकी सिंचाई करनी है एंड सो ऑन. फिर धीरे धीरे करके उसमें जो है खाद वगैरह डाल के वो क्रॉप बड़ी होगी, फिर फसल पकेगी तो वो फसल जो है काटेगा, हार्वेस्ट, और फिर उसके बाद में उसको बेचेगा मार्केट में. सो तब जाके कहीं वो लैंड उसके लिए एक रिसोर्स बनेगा. तो मैंने आपको दोनों टाइप की लाइफ, ह्यूमन लाइफ एग्जांपल्स दे दिए हैं. चाहे वो आप फार्मर की लाइफ देख लो या आप अपनी लाइफ देख लो, तो दोनों में ही जो है रिसोर्स डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ती ही है. नाउ क्या रिसोर्स डेवलपमेंट का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है? हाँ, होता है. क्योंकि अगर पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं? रिसोर्स डेवलप हो गया, उसके प्रॉफिट को अवेल करो, उसके हम सब प्रॉफिट को गेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. बट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ रिसोर्स जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और हमें उसको रेक्टिफाई करना चाहिए. सो द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय, और ये प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं? इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज ऑफ रिसोर्स. अगर हम किसी भी चीज़ को
बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे या बेहिसाब यूज़ करेंगे, डेफिनेटली इट विल create a problem. So that is called indiscriminate usage of resource. तो अब इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? द फर्स्ट इज रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो रिसोर्स ख़त्म होगा, उसको हमें रोकना है, यूज़ भी करना है और उसको ख़त्म होने से भी बचाना है. देन सेकेंड इज अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, that means accumulation of resources in few hands. Let's take one example of this. Like in India, how Reliance Industry controls the electricity and oil part of the natural resources, and similarly how Tata Steel Industry and few other competitors have the control over iron part of natural resources. And in this way the society gets divided into two parts, that is rich and poor. और जो पुअर पीपल हैं दे विल बाय रिसोर्सेज एज पर देयर पॉकेट ओनली, तो दे हैव टू पे मच हायर देन देयर लाइक उनकी जो हैसियत होती है उससे ज़्यादा पे करना पड़ता है जो पुअर पीपल होते हैं. रिच पीपल जो हैं उनका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो जाता है रिसोर्सेज पे. दिस इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. देन कम्स द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल मीन्स थ्रू आउट द ग्लोब एंड वार्मिंग मीन्स गर्म होना. अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या नुकसान है? वो ये है कि जब अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने ही होने हैं, तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा एकदम से रेज हो जाएगा और देन फ्लड्स विल राइज, एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस. अब सोचने वाली बात ये है कि रिसोर्सेज के यूज़ से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है. एक्चुअली जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है तो जो सन से जो सन रेज में से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, क्योंकि सन रेज में क्या है काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक है इंफ्रारेड रेडिएशंस. अब उनको क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस की हीट को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है और एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती. अब कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल एंड डीजल. इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए, ताकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो उसका लेवल रेज ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो. एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ द ओजोन लेयर डिप्लीशन. अब ओजोन मीन्स O3. ओजोन लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर अस. अब जैसे हमने भी ऊपर ये बात की है इससे पहले वाले उसमें प्रॉब्लम में कि सन रेज में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने इंफ्रारेड की बात की कि ग्लोबल वार्मिंग में वो काफ़ी जो है पार्टिसिपेशन रहता है. तो इसी तरीके से जो सन रेज में एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं. अब ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, इससे हमें स्किन डिजीज़ हो जाती हैं. इसलिए सन रेज तो आनी हमारे तक आनी चाहिए पर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आनी चाहिए. अब ये अल्ट्रावायलेट रेज कौन कंट्रोल करता है? ये करती है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारे पास आ जाएं, तो ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हम तक नहीं पहुंच पाती और हमें नुकसान नहीं कर पाती. अब कुछ सालों में हमने ये देखा है, काफ़ी लाइक 5 to 6 ईयर बैक ये न्यूज़ आ रही है कि ओजोन लेयर में छेद हो रही है और पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है. ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, और आप लोग हफ्ते में एक दिन जो है साइकिल का यूज़ करें, व्हीकल्स ना यूज़ करें. तो ये सब क्या है? मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो. ये सब क्या है? ये है कि पॉल्यूशन ना बढ़े. पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ओजोन लेयर में जो अब काफ़ी कम छेद हैं वो बढ़ते जाएंगे और ओजोन लेयर फट जाएगी. एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच सन रेज में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट हमारे बॉडी को नुकसान करेंगी और बहुत भयंकर वाला नुकसान करेंगी. सो ड्यू टू फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे रीजंस हैं जिससे कि ये ओजोन लेयर इफ़ेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से जो है केमिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते जा रहे हैं और उनमें से एक केमिकल है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे घर में एसी और रेफ्रिजरेटर से भी निकलता है और ये हमारे ओजोन लेयर में होल बना देता है. और कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन ना बढ़ जाए उसके लिए हमें पहले से प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ओजोन लेयर फट जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी destroyed.
Now the next problem related to this thing is the pollution only. तो pollution हमें पता है, आप सबको पता है, एयर pollution है, वाटर pollution है और लैंड pollution है. एयर pollution कैसे होता है? By the burning of fossil fuels, with the release, because it releases the carbon dioxide, carbon monoxide and other poisonous gases also in the atmosphere. Then second is water pollution, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स जो कि हम क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, वो पानी के साथ बहकर आगे पॉल्यूशन क्रिएट करता है. एंड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द रिवर्स विदाउट एनी ट्रीटमेंट, अगेन इट इज़ द कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन ओनली. देन लैंड पॉल्यूशन, लैंड को तो हम बहुत डिफरेंट वेज से पॉल्यूट करते हैं, like construction, mining, illegal dumping of radioactive waste and other industrial waste, deforestation, etc. अब इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए ये तो समझ में आ गया हमें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट की अगर हमें ज़रूरत है तो ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि एक सिस्टमेटिक मैनर में की जाए या और साथ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ की जाए. क्योंकि अगर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं होगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं होगी तो रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ यूज़लेस. तो अब ये प्रॉपर प्लानिंग हम करें कैसे? अब प्लानिंग करते समय हमें डेवलपमेंट को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि हमें डेवलपमेंट को ऐसी डेवलपमेंट करने को ध्यान में रखना है ताकि वो टिके इन फ्यूचर. मतलब जो हम रिसोर्स की डेवलपमेंट करें वो हम भी उसको प्रॉफिट गेन कर सकें, उन रिसोर्सेज को हम भी यूज़ कर सकें, प्लस हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी, फिर उसके आगे नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन. यानी कि डेवलपमेंट कैसा हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. अब सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबल का मतलब मैंने अभी आपको बताया, टिकने वाली डेवलपमेंट, मतलब ऐसी जो लंबे समय तक चल सके विदाउट एनी डैमेज. अब वो डैमेज किसको नहीं करना है? अब इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, प्लस आज की हमारी नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. तो ऐसी डेवलपमेंट को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. सो डेवलपमेंट दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर एंड विदाउट एग्जॉस्टिंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. लाइक वी कैन यूज़ सोलर एनर्जी, we can use wind energy, we can use crop rotation method. अब crop rotation क्या है? Rotation of crops in a systematic manner on the same land so that the land may not become deficient in certain nutrient. Then green space. अब green space क्या चीज़ है? These are the areas like amusement park where there is lots of greenery is there and also it is a source of economical development. अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया है, तो अब हमें क्या करना है? प्लानिंग करनी है. कैसी प्लानिंग करनी है? एक्यूरेट प्रॉपर प्लानिंग करनी है फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पर क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया, रीजन या हमारे ही कंट्री की होनी चाहिए? नहीं, ये डेवलपमेंट जो है ये ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, तभी ये रिसोर्स प्लानिंग का हमें फ़ायदा होगा. तो इसके लिए 1992 में ब्राज़ील के एक शहर जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जो कि 3 जून से लेके 14 जून तक चलती रही. और इस मीटिंग में 100 से ज़्यादा देशों और स्टेट्स के लीडर्स ने, बड़े बड़े लीडर्स ने जो है अपनी प्रेजेंस दी वहाँ पर, वो शामिल हुए. एंड देयर इन दिस मीटिंग दे डिस्कस्ड द वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी. एंड दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. अब इस अर्थ समिट में क्या हुआ? अर्थ समिट एक फॉर्मल सा नाम है, इसको आप सुन के या पढ़कर कंफ्यूज मत हो कि अर्थ समिट क्या चीज है. अर्थ समिट जस्ट इट इज अ इनफॉर्मल नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. तो UNCED
जो है एक फॉर्मल नाम है इस मीटिंग का एक्चुअल में। एक जस्ट इसको ध्यान रखने के लिए इसको एक इनफॉर्मल सा नाम दे दिया गया था, अर्थ समिट 1992। अब क्योंकि ये मीटिंग 3 जून से लेके 14 जून तक चली, तो इस पूरी मीटिंग, इतने दिन मीटिंग चलने के बाद इसका जो फाइनल प्रोडक्ट सामने आया वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 रेफर्स टू 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का जो एजेंडा था वो तब एक साइंड फॉर्मेट के रूप में जो है एज अ प्रोडक्ट अर्थ समिट का बनकर सामने आया। तो ये एजेंडा 21 है क्या? Now, Agenda 21 is a product of Earth Summit, that is UNCED, held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. This Agenda 21 is a non-binding action plan of the United Nations with regards to sustainable development. And it is an action agenda for UN and other multilateral organizations and individual governments around the world that can be executed at local, national and the global level. अब इस एजेंडा 21 जो कि डिक्लेरेशन था इस अर्थ समिट मीटिंग का, तो उसमें ये डिक्लेरेशन साइन हुआ कि अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स विच आर रिटन और मेंशन इन एजेंडा 21 कि हमें जो है इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी है हम सब ने मिलकर। तो ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 सॉलिड कोर इश्यूज थे जिन पे हमें वर्कआउट करना था। वो तीनों वर्कआउट उसमें मेंशन थे। फर्स्ट था कि एनवायरमेंट डैमेज पे काम करना है, सेकंड पॉवर्टी पे काम करना है, थर्ड हमें डिजीजेस पे काम करना है। तो इस तरीके से ये एजेंडा 21 3 डायमेंशनल जो है फाइट एक तरीके से बन गई। अब इस एजेंडा को हम टॉप टू बॉटम अप्रोच बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब एक रूल निकाल दिया, वो सबको फॉलो करना है विद एनी थिंग लाइक हुक एंड क्रुक मेथड, आपको फॉलो करना है जी। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच ना होकर इस एजेंडा का सबसे जो स्पेसिफिक और गुड थिंग थी कि उन्होंने एक ओपन अपॉर्चुनिटी दी। जितने भी वहां कैंडिडेट्स बैठे थे, जितने भी कंट्रीज के लीगल लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, स्टेट लीडर्स बैठे हुए थे, उनको कहा कि आप अपने अपने एरिया में, अपने अपने कंट्री में जाकर अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को भी ये चांस दो, लोकल लेवल पे ये चांस दो कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया की कंडीशन देखते हुए वो अपना एक एजेंडा 21 प्लान करें और उसको अपने लिए एग्जीक्यूट करें अपने एरिया में, और धीरे धीरे वो जो है पॉजिटिव आउटपुट देते हुए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में सब लोग मिलकर एक मतलब सहयोग दें एक तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि जितने भी कंट्रीज के लीडर वहां शामिल थे, स्टेट लीडर्स वहां शामिल थे, जब वो लौट के अपने अपने एरिया में आए, अपने अपने कंट्रीज में, अपने स्टेट में वापस आए, तो उन्होंने वहां पर एक ओपन अपॉर्चुनिटी, फिर वो बंधे हुए नहीं थे, इसलिए ओपन माइंड से काम किया। और आज हम 21st सेंचुरी की तरफ बढ़े हुए हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं वहां पर। तो अब क्या है, तब का एजेंडा प्लान किया हुआ लोकल लेवल पर एग्जीक्यूट हो गया, नेशनल लेवल पे भी हो चुका है। अब ये ग्लोबल लेवल पे अचीव करने ही वाले हैं हम लोग इस चीज को। तो मतलब वी ऑल वर्क टुगेदर, वी वर्क वेरी हार्ड एंड फाइनली वी are about to reach global sustainable development through this Earth Summit and Agenda 21। अब बात आती है, इन सबको फॉलो करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। जो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत थी, अब उसकी जरूरत है। अब वो क्या चीज है? नाउ स्टूडेंट्स, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। लाइक इफ वन प्लेस इज हैविंग प्लेंटी ऑफ समथिंग, देन अदर प्लेस हैज स्कार्सिटी ऑफ समथिंग। सो इन ऑर्डर टू ब्रिज दिस गैप वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है, यानी कि टिकने वाली डेवलपमेंट के लिए हमें पहले प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। वो प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया में हर जगह पर हर टाइप का रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। कुछ जगह है जहाँ पे रिसोर्स काफ़ी हैं, मिनरल्स काफ़ी हैं, आप ये मान के चलो, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मिनरल बिल्कुल नहीं है। अब अगर इंडिया की बात करें तो आपके गुजरात साइड में, राजस्थान में
जो है हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत है। कोस्टल रीजन्स में आप देखो तो यहाँ पे टाइडल एनर्जी बहुत है, जो कि सिर्फ कोस्टल रीजन में ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे टाइड्स तो यहीं बनती हैं। देन इफ़ यू मूव ऑन टू अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ वाटर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पानी है। और अगर हम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी हैं, प्लेटो रीजन में मिनरल रिच रीजन है। देन अगर हम जम्मू कश्मीर की साइड जाते हैं, लद्दाख रीजन में, तो वहाँ पे क्या है, कल्चरल रिचनेस काफ़ी है। सो अगर पूरे इंडिया को अगर हम सम अप करना चाहें तो एक साथ ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ कि इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं और कहीं पे भी जाओ खुदाई करो इजीली रिसोर्स अवेलेबल होंगे। नहीं, हमें अपनी इंडिया के पहले तो ये पता होना चाहिए प्लानिंग करने से पहले कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्स ज़्यादा है और कौन सा कम है, फिर उसके बाद में उसकी प्लानिंग की जा सकती है। नाउ इफ़ यू लुक ऑन द हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑल्सो, देन देयर वॉज अ colonial exploitation only in the resource rich region only, as a result of which plantation gets started। ये तो हम सबको पता है, क्योंकि कॉलोनियल एडवेंट जो था वहाँ पे उस समय क्या था, एक्सप्लांटेशन उन्हीं रीजन्स में ज़्यादा था, those regions which are well endowed with the resources as compared to the regions which are not so good with the resources। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ कर सकें, और ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है इंडिया में? इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। लेट्स डिस्कस। Now, step 1 is resource identification across various regions. It includes surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation of resources, which is basically done by the Geological Survey of India with the help of satellite and other forms of technologies. And step 2 is planning of structure to implement resource development plans. अब एक बार हमें ये तो जब हम ये पता कर लेते हैं कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी पूरी प्रॉपर हम मैपिंग कर लेते हैं, तब हम जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पर सेटअप करते हैं, विच इज़ आर स्टेप नंबर 2, ताकि हम वहाँ के रिसोर्स को डेवलप कर सकें। और ये इंस्टीट्यूशंस भी तभी सेटअप होते हैं जब वहाँ पे रिसोर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी इस हिसाब की होती है, इतनी होती है कि हम उसको डेवलप करके अपना आगे फर्दर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम वहाँ से इंस्टीट्यूशंस जो हैं सेटअप करते हैं, और फाइनली वहाँ पे हम ये इस जो स्टेप नंबर 2 है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे रिसोर्सेज की जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉस्ट हम डिटरमाइन करते हैं वो हम स्टेप 2 के बाद करते हैं। क्योंकि जब हम इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे तो वहाँ के हिसाब से हम लोग लेबर लेकर आएंगे, और सपोज़ करो झारखंड में हमें कोल एक्सट्रैक्ट करना है, तो अब यानी कि हमें माइनिंग की तैयारी करनी है, तो उसके जो प्लानिंग स्ट्रक्चर होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे। हमें प्लानिंग में ये ध्यान रखना है कि हमारे पास स्किलफुल लेबर हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, प्लस ये भी ध्यान रखना है कि हमने अपने जिस एरिया में माइनिंग करनी है उसके सराउंडिंग एरियाज़ की किसी भी जो है लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब होने से बचाना है। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ वी हैव टू मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान। अब ये नहीं हो सकता कि मान लो हमने कहीं से क्वेर किया, वहाँ से हमने मार्बल निकाल लिया या प्रीशियस स्टोन्स निकाल लिए या माइनिंग किया तो कोल निकाल लिया, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए अपना प्रॉफिट कमाया और आगे चलते बने। तो अगर सिर्फ अपना प्रॉफिट है इंडिविजुअल का, तो वो रिसोर्स प्लानिंग का स्टेप नहीं है, क्योंकि उससे हम वेल प्लान तरीके से रिसोर्स को प्लान नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इतना होना चाहिए कि कोई भी रिसोर्स जब हम डेवलप करते हैं तो वो इतना प्रॉफिट हमें दे कि हमारा नेशन भी उसके साथ ग्रो हो, हमारी इकोनॉमिक वेल्थ भी बढ़े। तो इफ़ इट हैपन्स कि हाँ रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ हम नेशन की भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तभी उसको रिसोर्स प्लानिंग का फाइनल स्टेप माना जाता है ना। इतनी सिस्टमेटिक प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। वाई टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज? सो दैट वी कैन our next generation can use these resources, and then उसके बाद उसकी अगली जनरेशन इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, एंड सो ऑन।
Now the conservation includes both the protection and the rational use of natural resources. अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? With the help of afforestation. Afforestation का मतलब planting more and more trees. जैसे कि हम लोग वन महोत्सव डे मनाते हैं तब हम काफ़ी सारे पेड़ लगाते हैं. देन सेकेंड इज़ मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. अभी हमने पढ़ा है क्रॉप रोटेशन क्या है. मिक्स क्रॉपिंग ऐसा है जैसे एक फील्ड में हम लोग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एक ही फील्ड में लगा दें, तो दैट इज़ कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग. देन थर्ड इज़ प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं. वी कैन यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. देन वी कैन रिसाइकिल द वेस्ट, rainwater harvesting. So these are the few methods by means of which we can conserve the resources. अब गांधी जी थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है प्रोडक्शन बाय मासेस, बट अपोज किया मास प्रोडक्शन का. यानी कि वो ये कभी नहीं चाहते थे कि बहुत सारी क्वांटिटी में मटेरियल बना के रख लो, पर वो ये चाहते थे कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी चीज़ की अगर प्रोडक्शन करनी है तो उसमें काफ़ी सारे लोग मिलकर उस काम को करें, प्रोडक्शन करें. So Gandhiji supported this thing, and he also said that there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. ये बात तो सच है. अगर हम ग्रीड के साथ काम करेंगे, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, अगेन वील फेस द प्रॉब्लम. अगर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे देन इंडिया में तो इतना रिसोर्सेज है कि हम सबकी नीड पूरी हो सकती है. In 1968, Club of Rome had worked around the natural resource conservation. Finally, in 1987, under Brundtland Commission report, they gave sustainable development as sustainable development our common future. Even in 1974 also, Schumacher wrote a book, Small is Beautiful. Now our next topic is land resource. Land resource is the most important resource as it supports vegetation, human and wildlife. It also supports transport, communication, construction, urbanization, fiber and fuel and other activities. Land resource is a natural resource and its utilization is basically influenced by two factors. First is the physical factor. Physical factors में आता है हमारे पास topography means nature and slope of the land. It also refers to the landforms like mountains, plateaus, plains, islands, coastal plains, and no doubt utility of land also varies. Like mountains पे जो है वो हमारा फॉरेस्ट कवर है, रिवर ओरिजिनेशन है यहाँ पे, एंड गुड फॉर टूरिज़म. देन हमारे प्लेन्स हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर. देन प्लाटो रीजन जो है वो रिच इन मिनरल्स एंड फॉसिल्स हैं. तो हमारे जो कंट्री में प्लेन्स ने मैक्सिमम एरिया कैप्चर किया है, दैट इज़ 43%. माउंटेन्स ने 30% एरिया कैप्चर किया हुआ है, एंड द रिमेनिंग 27% एरिया इज़ ऑफ प्लेटोज. देन कम्स द क्लाइमेट रेफर्स टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल. क्योंकि पूरे इंडिया में हर जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, वो भी वेरी करता है. और रेनफॉल भी कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम होती है. देन सॉइल टाइप, हमारे पूरे कंट्री में डिफरेंट सॉइल टाइप्स हैं, और हर रीजन में एक जैसी सॉइल नहीं है. कहीं पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलेगी तो कहीं रेड सॉइल ज़्यादा मिलेगी. तो इस सॉइल टाइप की वेरिएशन की वजह से यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है वो भी क्रॉप में भी वेरिएशन है, क्रॉप वैरायटी में भी वेरिएशन है. Then the next factor is which influences the land utilization is human factor. Human factor में सबसे पहले आता है हमारे पास population density. Like different parts of the country has different population density. मैं देखो माउंटेन्स में कम लोग रहते हैं और प्लेटोज़ में मॉडरेट पॉपुलेशन है, प्लेन्स में मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी रहती है, क्योंकि प्लेन्स जो है हमारा पूरे लाइफ को जो सपोर्ट चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है प्लेन एरिया में. सो then comes the technological capabilities. Like in cities, technological capabilities are much better than the rural areas. Of course, like these days ना एग्रीकल्चर जो है रूरल एरियाज़ में भी थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हाइब्रिड सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ आर बेटर इन सिटीज़ देन द विलेजेस.
then comes the cultural and traditional heritage, क्योंकि देखो हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, वेरिएशन इसमें भी काफ़ी है। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो कल्चर और ट्रेडिशन सब बदल जाता है। सो इन दिस वे लैंड यूटिलाइजेशन इज़ इफ़ेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड। अब हमारे पास जो टोटल एरिया है, लैंड एरिया, दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से हमारे पास जो लैंड यूजेज है, हमारा जो डाटा तैयार है लैंड यूटिलाइज किया हुआ, वो है 93%, वो हमें पता है। बाकी का एरिया आता है असम में और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वैसे ये तो पहले होता था, अब क्या है, पूरा 100% ही हमने लैंड यूटिलाइजेशन का डाटा तैयार करना शुरू कर दिया है। अब अगर ये देखा जाए कि हमारे कंट्री में सोन एरिया कितना है, मतलब नेट सोन एरिया जहाँ पे फसल उगाई जाती है, तो मैक्सिमम जो है एरिया जहाँ पे फसल उगाई जाती है दैट इज़ इन पंजाब एंड हरियाणा। अबाउट 80% लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो 10% जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश और पंजाब एंड हरियाणा का आप रेशियो देख लीजिए कि कितना वेरी कर रहा है। मिज़ोरम में और मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार में जो है रिमेनिंग 10% है। सो अगेन सोन एरिया में भी हमारे कंट्री में वेरिएशन देखने को मिलता है। नाउ एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 द फॉरेस्ट एरिया शुड बी 33%, बट आज हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कवर जो है वो 23% है, तो हम काफ़ी पीछे हैं। For this we have to stop deforestation, we have to move with the afforestation, we have to preserve the plants. Then comes the wasteland. Wasteland है हमारे पास rocky land, arid land and desert land. अभी हमने लैंड यूसेज को इन्फ्लुएंस जो फैक्टर्स करते हैं वो स्टडी किए हैं। अब हम स्टडी करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। इन इंडिया वी यूटिलाइज लैंड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट है हमारे पास। सेकेंड इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी भी लैंड है जिसपे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। वो दो टाइप की, एक तो बैरन लैंड एंड द सेकेंड वन इज़ द वेस्ट लैंड। बैरन लैंड का मतलब बंजर भूमि, ये वो ज़मीन होती है विच डज़ नॉट हैव अ पोटेंशियल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और वेस्ट लैंड क्या होती है? वेस्टलैंड इज़ द लैंड वेयर प्लांट्स कैन ग्रो बट इज़ दैट लैंड इज़ नॉट यूटिलाइज येट, यानी कि यहाँ पौधे उग तो सकते हैं पर अभी उस ज़मीन को हमने यूज़ नहीं किया है। या ये वो लैंड है जो कि जिनको कि हमने उनके फुल पोटेंशियल तक नहीं यूज़ किया हुआ, इसीलिए वो जो है लैंड वो वेस्ट लैंड है। देन कम्स द लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मतलब ऐसा लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया गया। यानी कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है? लैंड जिस पे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, ये सब चीज़ें जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है, ये सब चीज़ें जहाँ बनाई जाती हैं, वहाँ उस लैंड को कहा जाता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ये वो कैटेगरी है। देन कम्स द अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें आते हैं हमारे परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ पर हमारी जो कैटल्स हैं वो ग्रेज करती हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स लाइक सच काइंड ऑफ लैंड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, मतलब ये वो लैंड है जिसमें कि पेड़ तो उगाए जाते हैं लेकिन वो क्रॉप प्रोडक्शन वाले लैंड में काउंट नहीं होता है। अब जैसे आप सड़क का एरिया होता है ना, सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ पे पौधे उगे होते हैं, या सड़क के साइडों में उगे जो है ट्रीज़ लगाए जाते हैं, तो ये वो वाला लैंड है जहाँ पर ये ट्रीज़ उगाए जाते हैं। ऐसी लैंड को मिसलेनियस लैंड कहते हैं। देन कम्स द कल्चरेबल वेस्ट लैंड। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये वो वेस्ट लैंड है जो कि जिस पे कि हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिस पे कि हम पौधे उगा सकते हैं, लेकिन अभी वो यूज़ में नहीं है। हो सकता है कि वो अनकल्टीवेटेड काफ़ी टाइम से रखे हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी साल हो सकते हैं। मतलब अब वो है तो सही वो कल्चरेबल लैंड, बट इस समय वो वेस्ट लैंड के रूप में पड़ी हुई है। उसको हम बाद में फर्दर कल्चरेबल बना सकते हैं।
देन कम्स द फैलो लैंड. फैलो लैंड वो लैंड होती है बच्चों जिसको कि हम जानबूझकर जो है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए बिना फसल उगाए, बिना कल्टीवेशन किए छोड़ देते हैं, ताकि उसकी जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा रिगेन कर सके, या उसकी ऑर्गेनिक मटेरियल जो यूज़ हो चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स, वो वापस आ सकें, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो लॉस्ट हो चुकी है वो नेचुरल तरीके से वापस आ जाए. तो फैलो लैंड दो टाइप के होते हैं. एक होता है करंट फैलो लैंड. करंट फैलो लैंड मतलब ऐसा लैंड जिसको हमने बिना कल्टीवेशन के, बिना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए के एक साल तक या एक साल से कम समय तक के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया हो. और अदर देन करंट फैलो लैंड वो लैंड है जिसको कि हमने बिना कल्टीवेशन के लिए, बिना क्रॉप प्रोडक्शन के 1 से 5 साल तक के बीच के टाइम ड्यूरेशन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है. देन कम्स द नेक्स्ट सोन एरिया. नेक्स्ट सोन एरिया इज़ NSA. ये उस एरिया को रेफ़र करता है जो कि हम जब पूरे साल का जो है हमारा कंट्री का लैंड एरिया जब काउंट होता है तो जितनी ज़मीन पे हम लोग खेती करते हैं ना, वो एरिया होता है नेट सोन एरिया. अब किसी पर्टिकुलर एरिया पे मान लो हम 4 बार 5 बार क्रॉप उगा लें, या 2 बार या 3 बार क्रॉप उगा लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरिया 2 बार 3 बार ऐड कर दो. नेट सोन एरिया मतलब कि टोटल एरिया जिस पे हमने फसल उगाई है, दैट्स इट. So if any land is utilized or sown more than once for a growing crop, then it is considered only once. Then comes the gross crop area, GCA. ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है हमारा नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस, यानी कि जिस एरिया पे हमने एक बार से ज़्यादा बार फसल उगाई है उसको हमने नेट सोन एरिया में अगर ऐड कर दिया तो वो आ जाता है हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया. Let's have a quick glance of land use pattern in India. As India is an agro-based economy, it definitely has large net sown area. So we have 46% of net sown area. The forest cover is about 23%. 9% land is put to non-agricultural uses. 6% is our barren land or unculturable land. अनकल्चरेबल लैंड कौन सा होता है? इट इज़ द वन विच कैनॉट बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. देन 3% एरिया इज यूज फॉर परमानेंट पास्चर्स और अदर ग्रेजिंग लैंड. 1% इज यूज एज मिसलेनियस लैंड मैंने आपको समझा दिया है कौन सा होता है. 4% लैंड इज द कल्चरेबल वेस्ट लैंड. ये भी मैंने आपको बता दिया कि मतलब ऐसा वेस्ट लैंड जिसपे हम क्रॉप प्रोडक्शन कर तो सकते हैं बट इस समय वो एरिया यूज में नहीं लिया जा रहा. 8% area is our fallow land. Now, after studying the land utilization and the factors influences the land usage, we came to know कि हर रिसोर्स के यूज़ करने से हमें या तो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, दोनों काम होते हैं. जब हमें बेनिफिट होता है तो हम उसको और आगे जो है उसके बेनिफिट को अवेल करके और आगे ग्रो करते हैं. बट अगर हम किसी रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते हैं, अगेन द सेम थिंग इज़ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है. तो लैंड रिसोर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है अगर हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं? तो वो है लैंड डिग्रेडेशन. अब ये जो स्लाइड है इसमें आप ध्यान से देखिए. आउट ऑफ 328.7 million hectares of land, 130 million hectares is degraded land. Now just imagine how much land in our country is coming in the section of degradation. 28% जो है वो forest degraded है. 56% of land जो है वो water eroded है. And it happens due to the water logging or the heavy rainfall. And 16% of land is degraded by saline and alkaline deposits. So the change in the characteristic of land and the quality of soil which adversely affects its fertility is called land degradation. अब कोई लैंड सेलाइन और एल्कलाइन कैसे बन जाती है? Let's see with the help of this short video clip. Generally, when we take an agricultural field and water is supplied to that field, say through canals, then first of all water percolates into the subsoil. Once the water goes into the subsoil,
it mixes up with the salt and forms the solution. And once the soil is saturated, means it cannot take any more amount of water, then there will be a water logging. Now later on, due to the heat of the sun, water on the surface, that means water on the fields, starts evaporating, and now when this water evaporates, it pulls the water of the subsoil, so the water, which is a salt solution in the subsoil, starts rising up through an action called capillary action. And finally, all the water from the surface of the field and from the subsoil evaporates, and the salt comes up and gets accumulated on the surface. As a result, a layer of salt is formed on the surface, and in this way, saline lands are formed. Such saline lands are useless for agriculture. Similarly, in the North Indian plains, because of extreme heat within the soil, the bacteria eats away the humus, which is the organic content of the soil, and the lime content in the soil gets increased, and this changes the land into the alkaline land. This is how the saline and the alkaline lands are formed. Now, beside natural forces, there are some of the human activities which are responsible for land degradation, such as deforestation, overgrazing by cattle, mining and quarrying. Quarrying क्या होता है? Quarrying actually which is similar, it is similar to mining, but in quarrying we bring out precious stones. Like in Rajasthan, Rajasthan is rich in marbles. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? Mining नहीं करेंगे, यहाँ quarrying करेंगे. Similarly in Karnataka, Karnataka is rich in granite. Again यहाँ पर क्या होगा? It will be quarrying. अब सपोज एक काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे जो कि मिनरल रिच है, तो वो क्या है? माइनिंग साइट है. नाउ आफ्टर ऑल द माइनिंग इज ओवर, दैट एरिया इज लेफ्ट विद द डीप स्कार्स. अब वो जो एरिया जो हमने खाली छोड़ दिया आफ्टर माइनिंग, इट बिकम्स यूजलेस, एंड इवन द नियर बाय एरियाज वाइल माइनिंग इट गेट्स पोल्यूटेड एंड इट इफेक्ट्स द लैंड फर्टिलिटी आफ्टर माइनिंग ऑल्सो. अब माइनिंग से जो लैंड डिग्रेड हुआ है वो मैक्सिमम कहाँ होता है? माइनिंग कहाँ हो रही है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. तो यहाँ ये एरियाज़ जो हैं ये माइनिंग से डिग्रेड हो रहा है यहाँ की लैंड. और ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल्स ये कहाँ पर हो रहा है? कौन से स्टेट्स में है? इट इज़ इन द गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. यहाँ पे क्या है? ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग का मतलब एक तो जानवर को वैसे ही वहाँ वेजिटेशन थोड़ी कम है, और जो कम है वो तो वो खा लेते हैं जड़ से, मतलब उस एरिया को ओवरग्रेज कर देते हैं. और प्लस जो नए अंकुर उसमें से उगते हैं, नए प्लांट्स उगते हैं, तो वो कैटल्स के पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं. तो इस तरीके से ना तो जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो तो वो खा लेते हैं, और जो नई वेजिटेशन आ रही है वो उसको पैरों से कुचल डालते हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच लैंड गेट्स डिग्रेडेड. देन थर्ड इज़ वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग जो है ये मैक्सिमम जो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा होता है. तो उसमें क्या है? ओवर इरिगेशन होता है. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं. तो HYV सीड्स के लिए क्या है? अच्छे इंसेक्टिसाइड, अच्छे पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, और अच्छी इरिगेशन की ज़रूरत है. अब हम ज़्यादा ओवर इरिगेशन कर देते हैं वहाँ पे, और उस ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाता है, और वाटर लॉगिंग की वजह से वहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एल्कनिटी जो है सॉइल की इंक्रीज़ हो जाती है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच द लैंड बिकम्स डिग्रेडेड अगेन हियर. Now the next thing is mineral processing, which also results in land degradation. अब we all know that after mining some of the mineral is processed. अब एक एग्जांपल लेते हैं आयरन ओर का. आयरन ओर जो है वो हम स्टील के लिए यूज़ करते हैं, स्टील बनाने के लिए.
और स्टील बनाने के लिए हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक मैंगनीज और कोल, लाइमस्टोन. तो जब इनकी प्रोसेसिंग होती है, व्हेन दे आर प्रोसेस्ड, हार्डली वी गेट 30% ऑफ द स्टील फाइनली, एंड मोर देन हाफ ऑफ इट बिकम वेस्ट विच इज़ टू बी डम्प्ड समवेयर. अब जहाँ ये डंप किया जाएगा वेस्ट, वो सारा लैंड को डिग्रेड कर देगा वहीं पे. देन कुछ और एग्जांपल देखते हैं, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हम जो है लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हैं, और कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर द सिरेमिक इंडस्ट्री. तो जब हम इन स्टोन्स को ग्राइंड करते हैं तो क्या होता है, काफ़ी डस्ट उड़ती है, और ये सारी डस्ट जाकर लैंड पे सेट हो जाती है, विच retards the process of infiltration of water into the soil, और finally the land become degraded. मिनरल इंडस्ट्री या मिनरल प्रोसेसिंग भी एक लैंड डिग्रेडेशन का बड़ा कारण है. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द लैंड डिग्रेडेशन, वी मस्ट use certain measures to control land degradation or to prevent this land degradation. So the first one is the afforestation, that means planting more and more trees. Second is your strip farming. It has like the first image is of strip farming, and as you can see that it has an alternate strips of cultivated and uncultivated land, and this type of farming reduces soil erosion by both water and wind. The next one is the crop rotation. This we have discussed, because we in crop rotation we used to grow crops in the alternate manner on the same land, so that the soil must will be able to regain its fertility. It must not become deficient in a particular kind of nutrient. Then comes the ridge and furrow formation. As you can see in the second image, the elevated part is ridge and the deep part is furrow, and this type of formation of ridge and furrow prevents the soil erosion in the land due to the water run during irrigation. Then dam construction. Basically dams are constructed to check the water level. Then proper management of grazing should be there. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स. शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं कि सपोज़ किसी एरिया में जहाँ हम क्रॉप उगा रहे हैं, उस लैंड पीस के चारों तरफ अगर हम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दें, तो वो क्या करता है, जो विंड आती है, जो हवाएं तेज़ चलती हैं, उसको रोकता है, और जिससे कि जो है विंड इरोजन नहीं होता है. तो ये शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली इसी काम के लिए लगाई जाती हैं लैंड एरिया के चारों तरफ. देन कम्स टू कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, विच इज़ इक्वलेंट टू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग and stabilizing of sand dunes with the help of thorny bushes. As we know that sand dunes कहाँ होते हैं, डेजर्ट एरिया में. तो डेजर्ट एरिया की ज़्यादातर जो प्लांटेशन होती है, इट इज़ बेसिकली थॉर्नी, और वहाँ थॉर्नी बुशेस बहुत मिलते हैं. तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ सैंड ड्यून्स हैं, वहाँ पर सैंड ड्यून्स को हम रोक सकते हैं फर्दर एक्सटेंड होने से, क्योंकि वहाँ तेज़ गर्म हवाओं से बहुत फ्रीक्वेंट सैंड ड्यून्स बनते हैं. तो थॉर्नी बुशेस वहाँ उगाई जा सकती हैं just to stabilize those sand dunes. Then management of wasteland, we can manage wasteland. Then control of mining activities can be done. Proper discharge and disposal of industrial effluents waste after treatment only. So this is all about today's class. If you have any doubt, any query, feel free to ask any day, any time.